लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में तकरीबन 64.4% वोटिंग हुई दर्ज। सबसे ज्यादा आसाम में हुई वोटिंग। बंगाल और गोवा में भी 75% से ज्यादा पोलिंग। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा हलके के चौटन असेंबली हलके के दोधवा खुर्द गांव में पोलिंग बूथ नंबर 50 पर दोबारा पोलिंग जारी। दूसरे मरहले में वोट की राजदारी बरकरार न रहने की शिकायत मिलने पर यहां पर दोबारा पोलिंग का किया गया फैसला। अगले मरहले की इंतखाबी मुहिम में लीगों ने लगाया पूरा दमखम। पीएम मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चलाएंगे धुआंधार इंतखाबी मुहिम, तो अमित शाह महाराष्ट्र और यूपी में संभालेंगे कमान। दूसरी ओर हैदराबाद में प्रियंका गांधी और यूपी में अखिलेश यादव समेत सभी लीडर लगा रहे हैं पूरा जोर। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को और नेशनल कोऑर्डिनेटर के ओहदे से हटाया। कहा, पूरी पुख्तगी आने तक जिम्मेदारियों से किया गया अलग। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने मायावती पर साधा निशाना। हमास के खात्मे और यरगुमालियों की वापसी तक रफा में जारी रहेगा इजराइल का ऑपरेशन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हालात पर किया तशवीश का इजहार। कहा, खानदान नक्ल मकानी के लिए मजबूर। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल ने दी गवाही। खामोश रहने के लिए पैसे देने का लगाया इल्जाम। और मेजबान मुल्क फ्रांस में आज पहली बार दाखिल होगी ओलंपिक मशाल। मार्सेल शहर में सदर मैक्रों भी रहेंगे मौजूद। इस साल जुलाई में शुरू होंगे पेरिस ओलंपिक गेम्स। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे मरहले की वोटिंग पुरअमन तरीके से हुई, जिसमें कल रात 11:40 तक के आदादुशुमार के मुताबिक 64.4% वोटिंग हुई है, जिसमें आसाम में सबसे ज़्यादा 81.61% वोटिंग दर्ज की गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57.34% वोटिंग दर्ज की गई। तीसरे मरहले में आसाम की 4 लोकसभा सीटों और यूपी की 10 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। आम चुनाव के तीसरे मरहले में 11 रियासतों मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कुल 93 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। तो राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा हलके में दोबारा पोलिंग हो रही है। इसके लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई। बाड़मेर में दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को हुई थी, लेकिन पोलिंग बूथ नंबर 50 पर वोट की राजदारी के खिलाफ वर्जी की शिकायतें दर्ज हुई थी, जिसके बाद दोबारा पोलिंग की तजवीज़ इलेक्शन कमीशन को भेजी गई थी, जिस पर कमीशन ने आज यहां पर दोबारा पोलिंग का फैसला लिया। बाड़मेर में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल और आजाद उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी से है। लोकसभा चुनाव के अगले मरहले के लिए पीएम मोदी की जोरदार मुहिम जारी है। पीएम मोदी इंतखाबी मुहिम के लिए आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर होंगे। आज पीएम इन दोनों रियासतों में कल 3 अवामी जलसे कुल जो हैं 3 अवामी जलसे करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी यहाँ के श्री राजेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। करीमनगर में एक चुनावी जलसे से खिताब करेंगे। पीएम मोदी तीसरी रैली आंध्र प्रदेश के राजमपेट में करेंगे। इसके साथ ही साथ शाम में पीएम मोदी विजयवाड़ा में रोड शो भी करेंगे। बीजेपी के स्टार कैंपेनर अमित शाह इस बार आम चुनाव में पीएम मोदी के 400 पार करने के आंकड़े को लेकर बड़े पैमाने पर रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह का उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आज एक चुनावी प्रोग्राम है। उत्तर प्रदेश में
वजीर दाखिला 3 इंतखाबी जलसे करेंगे। इस दौरान लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। इसके बाद अमित शाह को महाराष्ट्र के जालना में एक जलसे से भी खिताब करना होगा। इसके अलावा बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, स्टार कैंपेनर राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी आज एक के बाद एक इंतखाबी रैलियां करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा सबसे पहले पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो पार्टी उम्मीदवार कंगना रनौत के हक में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह आज ओडिशा के दौरे पर होंगे और रायगढ़ और कालाहांडी में इंतखाबी जलसे को खिताब करेंगे। नितिन गडकरी भी बिहार के बेगूसराय और जनूबी दिल्ली में इंतखाबी जलसे को खिताब करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और स्टार कैंपेनर प्रियंका गांधी वाड्रा आज हैदराबाद में वोट की अपील करेंगी। यहां पर वो कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर के हक में इंतखाबी रैली करेंगी। फिलहाल एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी यहां से एमपी हैं और इस बार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस बार बीजेपी ने फायर ब्रांड लीडर माधवी लता को मैदान में उतारा है। हैदराबाद के इंतखाबात इस बार काफी दिलचस्प हो गए हैं। शिमाल में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव आज मुहा संभालेंगे। आज फर्रुखाबाद में इंतखाबी मीटिंग में अखिलेश यादव अपनी पार्टी कारकुनों को जोश भरने का काम करेंगे। और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सदर और उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव के दरमियान मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। इसके साथ ही साथ बीएसपी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को कई जिम्मेदारियों से भी आज़ाद कर दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि उनके भाई और आकाश के वालिद आनंद कुमार पहले की ही तरह पार्टी मूवमेंट में काम करते रहेंगे। आकाश आनंद को ओहदे से हटाने के पीछे मायावती ने कहा है कि तहरीक के वसीदर मफाद से पूरी पुख्तगी जब तक नहीं होगी तब तक उनको हटाया जा रहा है। उन्होंने दोनों ओहदों की अहम जिम्मेदारी से इसलिए हटाया जा रहा है। और दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त पर आज अहम समाअत करने वाला है। पिछली समाअत पर हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया था। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा केस की समाअत करेंगे। पिछली समाअत पर हाई कोर्ट ने तहकीकाती एजेंसियों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। इसके अलावा अदालत ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में रहते हुए हफ्ते में एक बार अपनी बीवी से मिलने की इजाज़त भी दी थी। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में आज सुबह जलजले के झटके महसूस हुए हैं, जिसकी शिद्दत 3.1 थी। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, मालूमात शेयर की है जलजले के झटके को लेकर। तकरीबन 4:55 पर ये झटके जो हैं ये महसूस किए गए। सब अपने अपने घरों में उस वक्त सो रहे थे। अचानक ज़मीन के कांपने से लोगों की नींदें उड़ गईं। लोग खौफ और हिरास के आलम में अपने घरों से बाहर निकलने लगे, जबकि कुछ लोग उठकर घर में महफूज जगह पर बैठ गए। ताहम अभी तक जानी या फिर माली किसी तरह के नुकसान के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और उत्तर प्रदेश की मथुरा के राया इलाके में आग लगने से 30 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। नस्फ वाली इस आग की वजह से आर्जी तौर पर बनाई गई 30 दुकानें जलकर खाक हो गईं।
खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। और पीएम मोदी ने हैदराबाद में साबिक वजीर आजम नरसिम्हा राव के अहले खाना से मुलाकात की। नरसिम्हा राव के अहले खाना ने साबिक वजीर आजम को भारत रत्न से नवाजे जाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। भोपाल की मंजुष्ठा राय ने आईसीएसई बोर्ड 12वीं के इम्तिहान में मध्य प्रदेश में टॉप किया है। मंजुष्ठा ने मजमून में 98.75% नंबर हासिल किए, रियासत में टॉप किया है। भोपाल में रहने वाली मंजुष्ठा ने 10वीं जमात में भी टॉप किया था और मंजुष्ठा के वालिदैन महकमे पुलिस में हैं। दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने अपनी तैयारियों के बारे में खास जानकारी दी। कहते हैं कि मेहनत एक वो सिक्का है जिसे जितना रगड़ो उसकी चमक और ज्यादा बढ़ती है, बल्कि फीकी नहीं होती और आपके व्यक्तित्व में और निखार लेकर आती है। आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं जब हम बात करते हैं बोर्ड्स को लेकर अपने नंबरों द्वारा। हमारे साथ मौजूद हैं मंजुष्ठा राय और उन्होंने साफ तौर पर अगर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट की बात की जाए तो इसका रिजल्ट जो घोषित हुआ है 98.75 अंकों से उत्तीर्ण किया है। एमपी छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं वो हमारे साथ मौजूद है। उनकी मुस्कुराहट बता रही है कितनी खुश है वो। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद मंजुष्ठा आपको इन बेहतरीन अंकों के लिए। पहला सवाल यही कि जैसे ही आपने अपना जो रिजल्ट है वो देखा, सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन था वो आपके माइंड में क्या आया? यही लगा कि जो जिस चीज के लिए इतने दिनों तक तैयारी की, इतने दिनों तक उसके लिए प्रिपरेशन की और इतनी मेहनत की, वो मिल गया है। तो थोड़ा अकॉम्प्लिश फील हुआ, खुशी तो हुई ही, और सबसे ज्यादा सब जो मेरे आसपास जो मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स थे उनके लिए मुझे ग्रेटफुल फील हुआ। किस तरह से तैयारी की आपने? तमाम जो सब्जेक्ट्स या विषय रहे, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक टाइम टेबल बनाकर चलना चाहिए, कंसिस्टेंट और फोकस्ड रह के आपने अपने इस सफर की शुरुआत कैसे की? एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से ही बना लिया था कि मुझे बोर्ड्स में एक सेट ग्रेड लाना है। तो उसके लिए मैंने एकदम कंसिस्टेंटली पढ़ाई की। स्टार्टिंग में एकदम आर टू आर पढ़ाई करती थी और मटेरियल देखती थी। ये गिनने के बजाय कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ, मैं ये गिनती थी कि मैं कितना कितना अमाउंट और कितने पेजेस और कितना चैप्टर का पोर्शन कवर कर रही हूँ। किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगी तमाम जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो जिनके लिए आप एक प्रेरणा भी रही होंगी? 98.75 मार्क्स लाना उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना लोग सोच सकते हैं। क्योंकि अगर आप हर रोज एक सेट अमाउंट पढ़ाई करो तो आप बिल्कुल इजीली ये रिजल्ट ला सकते हो। आपको बस रोज मेहनत करनी चाहिए और अपनी लाइफ में एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए, जिसमें आप अपनी सोशल लाइफ को एकदम पूरी तरीके से छोड़ ना दो। क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाओगे तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। तो जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई है उतनी ही इम्पोर्टेंट आप अपने दोस्तों से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट। ये जो सफलता है, जिसकी मुस्कान आपके चेहरे पर तैर रही है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? मेरे हिसाब से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे टीचर्स मेरे लिए हमेशा यहाँ पे थे। मेरा स्कूल, मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया मंजुष्ठा, आप हमारे साथ जुड़ी। और आपके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये साक्षात्कार जितने स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो डरेंगे नहीं, बल्कि डर को पीछे हटाकर अपनी तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी तैयारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और बरतानिया की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगल को हीरो के भगोड़े ताजिर नीरव मोदी की 5वीं बार जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। नीरव मोदी ने तवील कैद का हवाला देते हुए अर्जी दाखिल की थी। इत्तलात के मुताबिक नीरव मोदी ने तवील कैद का हवाला दिया और 16 अप्रैल को बरतानिया में वेस्टमिंस्टर
मजिस्ट्रेट की अदालत में 5वीं बार जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन समाअत के दौरान उसे मुस्तरद कर दिया गया। नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन की जेल में बंद है। और भारत के साथ ही जारी सिफारती तनाज़ात के दरमियान मालदीव के वज़ीर ख़ारजा मूसा ज़मीर भारत का दौरा करने वाले हैं। मालदीव के वज़ीर ख़ारजा मूसा ज़मीर 9 मई को भारत के एक दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान मूसा ज़मीर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा इलाक़ाई उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि मालदीव बहर हिंद के इलाके में भारत का एक बड़ा समुद्री पड़ोसी है और वज़ीर ख़ारजा ज़मीर के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के मज़ीद तक़वीक़ मिलने की उम्मीद है। हमास के अफसरों ने खबरदार किया है कि अगर रफ़ा में इजराइल की फ़ौजी कार्रवाई जारी रही तो जंग बंदी पर कोई भी मुआहिदा नहीं होगा। हमदान ने ये बयान बैरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। उस वक्त हमास का एक वफ्द जंग बंदी की मुज़ाकरात के लिए दोहा से काहिरा पहुंचा है। हमदान ने कहा है कि अब नेतन्याहू के गेंद पाले में है और जंग बंदी की नई तजवीज़ जिस पर हमास ने इत्तेफाक किया है वो हमारे लोगों के मुतालबात की अक्कासी करता है। उन्होंने ये भी कहा कि रफ़ा बॉर्डर हमारे लिए हमेशा मिस्र और फ़िलिस्तीन की सरहद रहेगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फ़ौज का गज़ा के इलाके रफ़ा बॉर्डर पर कंट्रोल हमास की अस्करी और इक़्तिसादी सलाहियतों को ख़त्म करने की तरफ एक अहम कदम है। नेतन्याहू ने कहा कि इस्लाम फ़िलिस्तीनी ग्रुप हमास की जानिब से जंग बंदी की नई तजवीज़ इसराइल के ज़रूरी मुतालबात से बहुत कम है। उन्होंने ये भी कहा कि गज़ा पर यरगुमालियों की रिहाई की यकीनी बनाने के लिए फ़ौजी दबाव ज़रूरी है। पिछले रोज़ रफ़ा बॉर्डर पर कब्ज़े के बाद इजराइल ने गज़ा की सरहदों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये सरहदी इलाके में इंसानी इमदाद के लिए अहम रास्तों में से एक है। ये रास्ता इजराइल ने 2005 में यहाँ से अपनी फ़ौजें हटा ली थीं। और इजराइल के वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि अगर हमास ने मुआहिदे के तहत हमारे यरगुमालियों को रिहा नहीं किया तो इजराइल रफ़ा में मज़ीद खौफनाक हमले करेगा। काबिल ज़िक्र ये बात है कि एक दिन पहले ही हमास ने अमन मुआहिदे की तजवीज़ को कबूल किया था, ताहम इजराइल ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफ़ा ने कल रफ़ा का दौरा किया। उन्होंने अपनी फ़ौजों से मुलाकात की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये मुहिम उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि इजराइल रफ़ा और गज़ा में हमास को ख़त्म नहीं कर देता है। इजराइल ने अमन की तजवीज़ को मुस्तरद करने की वजह बताते हुए कहा कि ये तजवीज़ उनके मुतालबात पर मबनी नहीं है। ताहम उन्होंने अपने शहरियों की रिहाई पर रजामंदी जाहिर करते हुए कहा कि हम सिर्फ रिहाई के लिए समझौता करने को तैयार हैं। और पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अदालत में दोनों के दरमियान जिनसी ताल्लुकात और खामोशी के बदले रकम की अदायगी के हवाले से गवाही दी है। गवाही के दौरान पोर्न स्टार ने 2006 में गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी मालूमात दी। ट्रंप पर 2016 से सदारती इंतखाबात के दौरान जिनसी ताल्लुकात के बारे में खामोश रहने के लिए डैनियल्स को $1.3 मिलियन अदा करने का इल्ज़ाम है। ताहम ट्रंप ने डैनियल्स के साथ जिनसी ताल्लुकात की तरदीद की है और ख़ुद को बेगुनाह बताया है। इस मामले में अदालत अब तक साबिक सदर पर अहकामात की खिलाफ वर्जी पर $10,000 का जुर्माना आयद कर चुकी है। इसके साथ ही अदालत ने दोबारा अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में जेल भेजने का भी इंतबाह दिया है। 45 साल पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स का असल नाम स्टेफनी है और उन्होंने अपनी गवाही के दौरान इस तगाजे से पूछगछ के दौरान
ज्यूरी को बताया कि उनके उस वक्त गहरे ताल्लुकात थे जब वो अपनी मौजूदा बीवी के साथ शादी में थे। ट्रंप अपनी गवाही के दौरान बहुत परेशान नजर आए। अमेरिका में पुलिस ने कई यूनिवर्सिटियों में घुसकर धरना हटा दिया है, लेकिन फिलिस्तीन हामियों की तहरीक खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में धरना देने वाले मुजाहिरीन को हटा दिया है। ताहम मुजाहिरीन ने फिर MIT में कायम कैंप पर कब्जा कर लिया। MIT में मुजाहिरीन से कहा गया कि रजाकाराना तौर पर कब्जा हटाएं, नहीं तो मुअत्तल कर दिया जाएगा। इसके लिए पीर की दोपहर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। कई मुजाहिरीन ने कब्जा हटाया है। ताहम बाद में यूनिवर्सिटी के बाहर से मुजाहिरीन की आमद के बाद मुजाहिरीन ने बैरिकेड तोड़कर दोबारा से कब्जा कर लिया है। और आइए अब देखते हैं दिल्ली से शाये हुए उर्दू के अखबारात का जायजा। तो आपको बता दें कि आज कौमी सहारा ने जिस खबर को दिखाया है उसमें तीसरे मरहले की में 64% पोलिंग की बात कही है। और एक ख़बर जो हम आपको बता रहे हैं ये है, इस्तेसादा की तकरीर को रद्द करने का फ़ैसले पर रोक लगी है। तकर्रुरी जो इस्तग़ाज़ा की थी उनको रद्द करने के फ़ैसले पर रोक लगी है। और एक साथ असातिज़ा की तकर्रुरी रद्द करने के फ़ैसले पर रोक लगाई गई है। और आपको बता दें कि आज़मीन हज के लिए सऊदी क़वानीन में भी तब्दीली हुई है। अब मक्का मुकर्रमा में दाखिले का लेना होगा, दाखिले की इजाज़त लेनी होगी। तो आज़मीन हज के लिए सऊदी क़वानीन में कुछ तब्दीली हुई हैं, उस खबर को भी लिया गया है। और शाइनी खेल की खबर है, शाइनी इब्राहिम ओलंपिक परचम बरदार बनने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून एथलीट बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई घंटे बहस होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। ये खबर जो है प्रमुखता से ली गई है। खुसूसी अदालत ने 20 मई तक बढ़ा दी है अदालती हिरासत। और तीसरे मरहले में 64% पोलिंग हुई है। ये खबर आज अखबारों में प्रमुखता से शाये हुई है। मुर्शिदाबाद में मालदा में तशद्दुद और हंगामा आराई भी हुई है। तो तीसरे मरहले की जो पोलिंग हुई है उसे लेकर कई अखबारों ने इसे जो है अपनी खबर बनाया है। अपोजिशन ने जाहिर कर दिए हैं अपने इरादे। कांग्रेस पार्टी और इत्तेहादी इंतहाई खतरनाक खेल में मसरूफ़ है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस खबर को कई अखबारों ने अपने सफ़े पर शाया किया है। और ये था अखबारों का जायज़ा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें ओलंपिक मशाल आज जुनूबी बंदरगाह मार्सेल से होती हुई फ्रांस पहुंचेगी। पहली बार फ्रांस पहुंचने पर मशाल का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। इस मौके पर फ्रांसीसी सदर मैक्रों भी मौजूद होंगे। ओलंपिक मशाल के इस्तकबाल की तकरीब में भी तकरीबन 1.5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इससे पहले मंगल को मशाल के फ्रांस पहुंचने से पहले ड्रोन शो और आतिशबाजी के साथ उसका इस्तकबाल हुआ। 800 से ज़्यादा ड्रोन्स ने बहरिया रोम के शहरों में मशाल के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ शक्लें बनाई। और अब बात करते हैं खेलों की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर किंग्स सुपर जॉयंट्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमें हैदराबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। मौजूदा टूर्नामेंट की बात की जाए तो दोनों टीमों के अब तक
5-5 मैच जीतकर 12-12 पॉइंट्स हैं। और ताहम अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद बेहतर रन रेट की वजह से चौथे नंबर पर है, तो वहीं लखनऊ की टीम छठे नंबर पर है। और आइए अब देखते हैं मौसम का हाल। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।